Hello everyone, welcome back to my channel Doubt Pro Buddy, your study buddy. And this channel is going to help you a lot in your studies. And I hope that you have watched the previous video of class 11th English of Hornbill book, The Portrait of a Lady. And I hope that you all enjoyed it very much. तो आज के इस वीडियो में मैं पोइट्री सेक्शन कवर कराने वाली हूँ और मुझे लगता है कि आप लोग ने गेस कर लिया होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इन वन शॉट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारी पोएम का नाम है अ फोटोग्राफ विच इज़ ट्रूली रिटन बाय शर्ली टोल्सन। एंड यहाँ पे एकदम वन शॉट में ही पूरा पोएम कवर होगा विथ लाइन बाय लाइन रीडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन। सो fear not in this, okay? It is very easy. So let's get started. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins were paddling. तो सबसे पहले इस लाइन में पोएट एक फ़ोटोग्राफ को देख रही हैं। ये जो शर्ली टोल्सन जी हैं ये एक फ़ोटोग्राफ को पकड़ी हुई हैं जो कि एक फ्रेम से अटैच्ड होता है, जिसमें उनको 3 लड़कियां दिख रही हैं, जिसमें से उनकी मिडिल में एक मॉम है और बाकी की जो 2 लड़कियां हैं उनके लेफ़्ट एंड राइट में वो इनकी मॉम की कज़न्स हैं जो कि सी में यानी समुद्र में धीरे धीरे पैडल कर रही हैं, मतलब धीरे धीरे चल रही हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, और इन दोनों ने मेरी मम्मी का हाथ पकड़ा हुआ है। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years और सो, जिनमें से सबसे बड़ी इनकी माता श्री ही हैं, मतलब इनकी मम्मी हैं जो कि लगभग 12 साल की होंगी। All 3 stood still to smile through their hair, और वो दोनों एकदम स्ट्रेट और एकदम स्टिल मतलब स्टेशनरी मतलब विदाउट एनी मोशन खड़ी हैं। एंड इससे ये पता चल रहा है कि वो कोई फ़ोटोग्राफ खिंचवा रही होंगी। At the uncle with the camera a sweet face, yes। नेक्स्ट लाइन में देखो लिखा है अंकल विद द कैमरा, मतलब यहाँ पे स्नैपशॉट क्लिक किया जा रहा है, एक फ़ोटोग्राफ क्लिक करी जा रही है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो लोग एकदम स्टिल खड़े हैं और उनके हेयर्स भी उनके जैसे ही जैसे वो लोग फेस के थ्रू स्माइल कर रहे हैं, उनके हेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा मतलब उसी के थ्रू उस कैमरे में क्लिक हो रहे हैं। विद अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। तो ये तब की फ़ोटो होगी जब ये जो शर्ली टोल्सन है उस समय इनका जन्म नहीं हुआ था, ये तब की फ़ोटो है। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, और यहाँ पे सी कुक के बारे में ही इससे मतलब इन दोनों का कंपैरिजन किया जा रहा है जिसमें कोई चेंज नहीं आया है। वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। दिस लाइन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये समझना काफ़ी लोग को समझ में नहीं आता, लेकिन मैं इसको क्लियरली एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। जो कि सी आज तक जैसा कि ऊपर वाली लाइन में लिखा है, जो कि सी अभी तक बदला नहीं है। वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, उनके जो फुटप्रिंट्स के जो निशान थे उनको काफ़ी अच्छे से वॉश किया। दैट मीन्स ट्रांजिएंट फीट इज़ कंपेयर टू द ह्यूमन लाइफ, जिसे हम कह सकते हैं कि ह्यूमन लाइफ काफ़ी ही ज़्यादा शॉर्ट होती है एज़ कम्पेयर टू ओशन, क्योंकि ओशन लास्ट एग्जिस्टिंग तक एग्जिस्ट करता है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होता है, वो जैसा पहले था वैसा आज भी है। इस लाइन में ये कहा जा रहा है कि ह्यूमन लाइफ इज़ लिटरली वेरी शॉर्ट, और बहुत ही शॉर्ट होती है, एटलीस्ट ऑफ यू नो दैट 100 years की होती है। और ये होता तो एक बहुत लंबा पीरियड ऑफ टाइम है, बट एक ह्यूमन के लिए और उसकी लाइफ के लिए जीना काफ़ी ही ज़्यादा ये छोटा टाइम माना जाता है। ट्रांजिएंट फीट मतलब जैसे जैसे पहले क्या होता है, एक टॉडलर एज होती है, देन किड एज होती है, किड टॉडलर किड में कन्वर्ट होता है, देन किड transforms into a girl or a boy, then it changes into adulthood, then changes into a young man or woman, and then after that old age comes। मतलब ये पूरी लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइप ऑफ दैट। आई होप दैट यू ऑल गेट इट, ओके।
Now coming towards the next stanza, some 20-30 years later, कुछ 20 से 30 साल बाद यहाँ ऑथर कह रही हैं she had laughed at the snapshot. तो जो स्नैपशॉट था, जो उनकी जो पिक थी, जो क्लिक हुआ था, जो पिक्चर था इन द फॉर्म ऑफ इमेज, जो कि उनके फ्रेम में लगा था, कार्डबोर्ड फ्रेम में, तो उनकी मम्मी कुछ 20 से 30 साल बाद देख के कहती हैं, सी बेटी एंड डॉली, शी हैड से, उन्होंने कहा देखो बेटी और डॉली, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच. अब यहाँ पे इनकी मम्मी कह रही कि अरे देखो देखो बेटी और डॉली को देखो, ये देखो कैसे ड्रेसअप होके आए हैं बीच के लिए, कैसे लोग दिख रहे हैं भाई, बीच पे कैसे ड्रेसअप करके आए हैं. देखो, मतलब यहाँ से इसका ये मतलब पता चल रहा है कि पहले उस टाइम पे जब समर वेकेशंस पे ये लोग गए थे तो इनके पेरेंट्स ने इसको कैसे ड्रेसअप किया था. तो यहाँ पे थोड़ा सा हिलेरियस मोमेंट क्रिएट कर रही हैं इनकी मदर, काफ़ी ज़्यादा, वो बहुत ही मतलब अच्छे मोमेंट्स रहा कर रहे होंगे, जो कि उनको पुराना मोमेंट याद आ गया, उनकी मेमोरीज रिफ्रेश हो गई. द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज़ हर लाफ्टर. माई गॉड, दिस लाइन इज़ जस्ट अमेजिंग इन दिस पोएम. मतलब यहाँ पे ऑथर कह रही हैं, मतलब यहाँ पे जो पोएटिस हैं वो ये कह रही हैं कि जो सी हॉलीडे है, सी हॉलीडे उनकी मम्मी के लिए पास्ट था. जो सी हॉलीडे था उनकी मदर के लिए पास्ट था, क्योंकि उसमें उन्होंने जो मेमोरीज़ बनाई थी, जो मोमेंट्स को जिया था, आज फिर से उनको याद आया, इसीलिए वो उनका पास्ट हो गया. ठीक है. और यहाँ पे ऑथर कह रही हैं, मेरे लिए मेरी मम्मी की हंसी, मेरी मम्मी की स्माइल मेरे लिए पास्ट हो गया. बोथ व्राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. व्राई का मतलब बहुत ही ज़्यादा दुख होना किसी भी चीज़ को लेकर के, विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, दोनों अपने अपने जगह पे उस दुख में बह जा रही थी जिस चीज़ को उन्होंने लूज़ किया था, मतलब उसको बड़ा याद किया, जिसका कोई लॉस हुआ हो उस चीज़ का, उस टाइप से. Now coming towards the last stanza, now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. It's silences. And the ending stanza of this poem is literally very emotional. So let us understand what the poetess is trying to say here. तो यहाँ पे ये पोएटिस कह रही हैं कि मेरी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है, वो अब इस दुनिया में जीवित नहीं है, मतलब वो मर चुकी हैं, शी हैज़ बीन डाइड. एंड वो जो गर्ल है, जो वो रहती थी, जैसे कि जो उनकी मम्मी थी, उनके लिए वो मोमेंट्स पास थे और इनके लिए इनकी मम्मी की हंसी पास्ट हो गई थी. और इस घटना के बाद इनके पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है एक्सेप्ट साइलेंसेस. मतलब यहाँ पे कह रही है अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा है, मतलब अब ये केवल अपने ख्यालों में खोई हैं, अपनी मदर के लाफ्टर को याद कर रही हैं. अब इनके पास ज़्यादा कुछ नहीं है कहने को, बिकॉज शी इज़ सफरिंग फ्रॉम द लॉस, बिकॉज हर मदर इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड. तो यहाँ पे एक और से ह्यूमन लाइफ को भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि जैसा कि मैंने बताया कि ह्यूमन लाइफ इज़ अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड बहुत ही प्रेशियस भी होती है, क्योंकि बहुत सारे हमारे आसपास में रिलेशनशिप्स बनते हैं, कभी भाई, कभी बहन, कभी माता, कभी पिता, मतलब इन सब के बारे में जो हमारा अटैचमेंट, द बॉन्ड ऑफ लव, द बॉन्ड ऑफ अटैचमेंट इन रिलेशनशिप्स, द प्योरिटी ऑफ रिलेशनशिप्स, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, और ह्यूमन लाइफ को भी. सो यही ये पूरी पोएम हमारी ख़त्म होती है. सो अब इसी में हम क्या करते हैं कि आपको हम डिस्कस करवा देते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स. बट बिफोर दैट आई वांट टू शो यू वन थिंग दैट विल हेल्प यू टू रिकॉल योर चैप्टर, एंड दैट इज़ this summary, which is originally written for you by me. And as I know कि आप लोगों को पोएम समझ में आ गया होगा, तो एक शॉर्ट समरी है, आप यहाँ से देख के लिख सकते हो, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है एक समरी के फॉर्म में पूरी पोएम को ईज़िली एक्सप्लेन करने के बाद जब आप वीडियो देख लो तो उसके बाद आपको रिकॉल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी. तो लेट्स कमिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस poetry. Think it out. What does the word cardboard denote in the poem? Why has this word been used? Is the first question. तो इसका आंसर ये होगा
कि जो कार्डबोर्ड वर्ड है वो फ्रेमिंग फ़ोटोग्राफ से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जो कि खासकर पुराने फ़ोटो फ्रेम या जितने भी फ़ोटोग्राफ्स उसके अंदर प्लेस किया जाता है। और यहाँ पे क्या है कि एज को हाईलाइट किया गया है उस फ़ोटोग्राफ में, जो कि पास्ट के जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं और प्रेजेंट के दोनों में, पास्ट एंड प्रेजेंट के जितने भी सीन्स हैं, जितने भी हमारे लाइफ में चेंजेस आए हैं इस पोयम में, मतलब इस पोयम में इनकी मदर के साथ और इनके साथ जितने भी चेंजेस आए हैं पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक, यही पैसेजेस ऑफ टाइम के अकॉर्डिंगली ये बता रहे हैं। इसका अगर मैं इंग्लिश में आंसर बताऊं तो द वर्ड cardboard in the poem refers to the material used for framing photographs, especially and specifically older ones. It has been used to highlight the age of the photograph and to contrast the past with the present, emphasizing the passage of time. Second question, what has the camera captured? मतलब कैमरे ने क्या कैप्चर किया है? भाई कैमरे ने तो पास्ट के मोमेंट को कैप्चर किया है ना, जब उनकी मम्मी छोटी थी उस सीन को। कौन से सीन को? बीच वाले सीन को कैप्चर किया गया है, जो जिसमें इनकी मदर अलॉन्ग विद देयर कज़न्स हैं, और वो जो अकॉर्डिंग टू द टाइम वो जो मोमेंट है उसको स्नैपशॉट से लिया गया है, एक कैमरा मैन ने उसको क्लिक किया था, ठीक है, और उसी में वो मोमेंट कैप्चर हो गया। So, if we want to write the answer in English, the camera has captured a moment from the past, specifically a scene involving the poet's mother and her cousins. This moment is frozen in time, preserved through the photograph. Coming towards the third question, what has not changed over the years? Does this suggest something to you? Answer, the sea has not changed over the years. This suggests the timelessness and permanence of nature, contrasting with the transient feat of nature of human life and memories. Now coming towards the question number 4, the poet's mother laughed at the snapshot. What did this laugh indicate? Answer, the poet's mother laughed at the snapshot indicates her amusement or nostalgia when looking at the old photograph. It could also suggest a sense of fondness for the past. So ये पूरे क्वेश्चन आंसर्स जो हैं बाकी 5, 6, 7, ओके, लेट अस डिस्कस दैट ऑल्सो. द फिफ्थ क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, आई विल प्रोवाइड all the answers of the question along with the question. I will be providing the image of that. I will be showing to you on the screen. Okay. Question number 5 is, what is the meaning of the line both vry with the labored ease of laws? I think this can come in your exam. That means बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इसको समझना. This line means that both the poet and his mother are experiencing a mix of sadness or loss and resignation due to they have faced. The phrase labored ease is oxymoronic, suggesting that the ease with which they deal with loss is actually a result of hard work over time. And your last question है 6th and 7th. I will be providing from question number 1 to question number 7 a pic where you can see. I am going to show you in the end of the video. So here our chapter is now ended. If you like this video, do subscribe my channel. So I am going to post the image of the solutions of this chapter. I hope you enjoyed this video. So thank you so much for watching this video, and have a great day. Keep studying, keep shining. Doubt Pro Buddy, your study buddy, and one day we will be shining with better scores.